नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम दालबाग विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में एमएसएमई का एक कार्यक्रम था जिसमें जागरूकता अभियान के तहत कार्यशाला हुई थी, उसको कवर किया। आप एमएसएमई पर इस पूरे कार्यक्रम का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा है और बहुत ही गुणकारी और आश्चर्यजनक जानकारियाँ एमएसएमई के अधिकारियों ने यहाँ पर साझा की हैं। उनमें सुशील कुमार यादव और एक दूसरे महेंद्र सम कोई अधिकारी और हैं, मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे बता सकता, लेकिन वो डिप्टी डायरेक्टर हैं एमएसएमई के। उन्होंने भी अपनी बात शायद कही है, तो आप देखिए पहले और फिर अंत में आपको ये कैसा लगा ये भी मुझे बताइए। Mr. Sushil Kumar for sharing different MSME schemes to our budding entrepreneurs. Mr. Sushil Kumar is an Assistant Director, IEES, working for Cluster Development for the Western Uttar Pradesh. He is a graduate from Footwear Design and Development Institute, a premier institute in Asia, and obtained his Masters in Marketing and HR. Given his vast experience in MSME cluster development, I invite him to give his views on how different schemes can help our students. Thank you, ma'am. परम आदरणीय विजय यादव जी, उपनिदेशक एमएसएमई विकास कार्यालय आगरा, प्रोफेसर वंदना मैम, संजीव स्वामी जी, सुमिता श्रीवास्तव मैम, जसप्रीत मैम, विजय सर, and all other dignitaries, professors and my dear students. जैसा कि मैं हिंदी में बात करना पसंद करूँगा और उपनिदेशक महोदय से निवेदन भी चाहूँगा कि हम कल से हिंदी राजभाषा समिति में जा रहे हैं, तो हमें हिंदी में बात करना ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल भी लगेगा। जैसा कि मेरा सब्जेक्ट है कि मैं आपको अपनी योजनाओं के बारे में बात करूं, कुछ योजनाओं के बारे में हमारे उपनिदेशक महोदय ने ब्रीफली किया है। आज का जो सब्जेक्ट है एमएसएमई की योजनाएं और डिजिटलाइजेशन। एमएसएमई की योजनाओं की आवश्यकता क्यों है और इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों लगी सरकार को। शुरुआत में ही बात हुई कि हमको एक बड़ी समस्या है, विकराल समस्या है, जिसे हम बेरोजगारी के नाम से जानते हैं, और उस समस्या को समाधान निकालने की आवश्यकता देश के नागरिक होने के नाते हम सबकी है और इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार कुछ इस तरह का वातावरण बनाए जिससे कि आम जन भी इस विकराल समस्या से निजात पा सके। क्योंकि एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जहां पर रोजगार सृजन की बात करें तो एग्रीकल्चर के बाद में, कृषि क्षेत्र के बाद में अगर कोई सबसे बड़ा सेक्टर है तो एमएसएमई सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सिंपल बहुत छोटे छोटे बदलाव की आवश्यकता होती है, छोटे से सुझाव की आवश्यकता होती है, वहां से हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। आप देखेंगे हम जितने भी एकेडमिशियंस हैं या जितने बड़े हम सर्विस पर्सन्स हैं, अगर एक आईएएस ऑफिसर भी है जिसको हम हाईएस्ट क्वालिफाइड पर्सन मानते हैं गवर्नमेंट सर्विस में, वो भी नौकरी करते हैं। वो कभी भी ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्लर्क की नौकरी भी नहीं मिली और उसने छोटी सी अपनी अगर एक
पंचर की भी दुकान खोली और बाद में साइकिल बनाई और बाद में आज हीरो होंडा का मालिक बना, तो वो व्यक्ति उस IAS ऑफिसर से ज़्यादा क्वालिफाइड है इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने में। तो हमें ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा कि हम अपने लोगों की इस विकराल समस्या के समाधान की श्रेणी में आ सकें। अगर इसका समाधान यही हो सकता है कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को बेरोजगार की लिस्ट से अलग कर दूं। अब बेरोजगार की लिस्ट से अलग करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और इसके साथ साथ मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये अवश्य पता होना चाहिए। हम सभी लोगों के मन में क्या विचार है कि हम सब लोग बड़े व्यापारी बने, सभी चाहते हैं। अगर नौकरी का ख्याल आता है, साथ साथ एक ख्याल ये भी आता है कि बहुत बड़ा व्यापारी बनूं, मेरे पास बहुत बड़ा अंपायर खड़ा हो जाए। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह की बात सोचते हैं और उसके बाद उस पर प्रयास करते हैं? सर, एक रिसर्च है कि जिसमें 80% लोग तो सिर्फ इसके बारे में सोचते हैं, कभी प्रयास नहीं करते, और जो 20% है उसमें से भी 80% करने का एक प्रयास करते हैं और जब उस प्रयास में सफल नहीं होते तो ब्लॉक हो जाते हैं। अगर संख्या की देखें तो 4% बचती है जो वास्तविकता में व्यापार शुरू कर पाते हैं, और उन 4% में भी अगर बात करें तो 84% ऐसे हैं जो फेल हो जाते हैं अपना व्यापार शुरू करने के बाद। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनको डॉन्ट्स नहीं पता होते हैं, डूज तो पता है। और डूज कैसे पता है? दाऊजी की स्वीट्स की दुकान बहुत फेमस है आगरा में, तो एवरीबडी वांट्स टू ओपन अ स्वीट हाउस एंड वांट टू बिग लाइक दाऊजी। लेकिन उसको नहीं पता है कि उन्होंने शुरुआत कैसे की थी, चैलेंजेस कैसे आए थे। ठीक, मैं अगर एग्जाम्पल लूं एक स्विमिंग पूल का, स्विमिंग कितने लोगों को आती है यहाँ पर? बहुत लोगों को आती है। तो स्विमिंग पूल और बिजनेस को कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो स्विमिंग पूल में जाकर के पहले दिन ही कोई स्विमिंग कर सकता है क्या? जितने लोग स्विमिंग जानते हैं नहीं कर सकते। स्विमिंग का आप अगर गए होंगे सीखने के लिए तो जहाँ सैलो वाटर्स होता है वहां से हम उसमें पानी में उतरने की सलाह दी जाती है और धीमे धीमे उसको स्विमिंग पूल के किनारे पर उसको तैरने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर ठीक उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति आए कि नहीं स्विमिंग में करना क्या है, सिर्फ पानी में गिरना है और हाथ पैर हिलाने हैं और उससे हम स्विमिंग कर लेंगे। ज़्यादातर हमारे युवा सर इसी श्रृंखला को मन में ध्यान रखते हैं कि हमको जाना है, हमारे पास एक पैसा आ जाना चाहिए, हम बैंक से लोन लेते हैं या पिताजी के पैसे लगा देते हैं और हम ठीक वैसी बिजनेस कर लेंगे जैसे बगल में हमारे पड़ोसी कर रहे हैं। तो उन्हें ये नहीं पता है कि स्विमिंग कैसे करना है। तो ठीक उसी तरीके से व्यापार के साथ भी स्विमिंग करते हैं। जब व्यापार और स्विमिंग का आप कॉन्सेप्ट आपस में समझें कि अगर आपको सैलो वाटर में तैरना आ गया तो आप गहरी नदी में भी तैर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से बिजनेस को आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप बिजनेस कर नहीं सकते। उसमें क्या नहीं करना है ये आपको अवश्य पता होना चाहिए। योजनाओं में बात करें कि अब ये सरकार ने एक माहौल बना दिया कि नहीं हमको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना है और हमको कुछ काम करना है, सरकार उसमें वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लेकिन अगर आप देखें अकेले वित्तीय सहायता से कुछ संभव नहीं है, हमें स्किल्स भी चाहिए और स्किल्स के साथ साथ हमें वो आयाम चाहिए जहां पर सरकार आपको तैयार करके खड़ा कर सकती है कि हम आपके साथ हैं। योजनाओं की बात करें तो सर ने जैसे बताया कि हम वहां से एक व्यक्ति को पिकअप करते हैं सर जहां पर वो बिल्कुल अनएजुकेटेड है और अनस्किल्ड है। बीच में निर्मा का नाम आया था, निर्मा यूनिवर्सिटी के जो ऑनर है, निर्मा साबुन के जो ऑनर हैं, जो उसके फाउंडर हैं, वो हमारे किसी इसी तरह के सेशन में बैठे हुए थे और वहाँ से उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप का विचार बनाया और निर्मा यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं, निर्मा इतनी बड़ी इंडस्ट्री भी चल रही है। तो हम वहाँ से लोगों को लाते हैं, इस तरह की क्लास में बिठाते हैं और अगर उनके संबंधित उनको लगता है कि मेरे को इस ट्रेड में जाना चाहिए, हम अलग अलग टेक्निकल जो हमारी ट्रेड्स हैं उसमें जाकर के ट्रेनिंग भी देते हैं। तो वहाँ से हम उसको स्किल्ड करते हैं और मोटिवेट करते हैं। उसको लाने के बाद में आपको क्या चाहिए? व्यापार करने के लिए स्किल चाहिए और क्या चाहिए? पैसा चाहिए।
तो हमारी ऐसी, मैं सारी योजनाओं में डिटेल में नहीं जाऊंगा कि समय बहुत शॉर्ट है। पैसा चाहिए तो हमारी डिफरेंट योजनाएं हैं जिसमें हम पैसा भी देते हैं। और हमारे PMEGP की बात करें, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, उसमें 35% तक सब्सिडी भी प्रदान करते हैं। अगर कोई नया यूथ अपना व्यापार शुरू करना चाहता है तो 35% सब्सिडी देते हैं और 50 लाख रुपए तक का उसको लोन फाइनेंस करते हैं बैंक से। और वो लोन भी हम सुनिश्चित करते हैं कि आपको 50 लाख रुपए देगा क्यों बैंक, अगर नहीं देता है तो बैंक को गारंटी चाहिए। वो गारंटी भी MSME मंत्रालय ने एक CGT MSC करके ट्रस्ट बनाया है। वो ट्रस्ट के माध्यम से आप एप्लीकेशन बैंक को दीजिए और बैंक को इस बात की गारंटी पहले ही मिल जाती है। 5% शेयर आपका है, 35% सब्सिडी है और 60% CGT MSME गारंटी दे देता है। तो आपने जो पैसा लिया वो 100% सरकार के कंट्रोल में है। बैंक आपको मना कर नहीं सकती, क्योंकि आपका जो प्रपोजल है अगर वो वर्केबल है, आप उसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो फाइनेंस की व्यवस्था सरकार के MSME मंत्रालय ने कर रखी है। अब आपके पास नॉलेज आ गई, स्किल आ गई और आपके पास पैसा आ गया। आपको अगली क्या चाहिए? मशीन्स चाहिए। अगर आपको मशीन्स में भी अपना अपग्रेड करना है या मशीन्स को नई टेक्नोलॉजी की मशीन लानी है तो हर मशीन पर हम 15% की सब्सिडी भी प्रदान करते हैं। और ये एक जनरल इंडस्ट्रीज के लिए करते हैं। स्पेसिफाई करें, अगर फुटवेयर सेक्टर की बात करें तो उसमें 35% तक है। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें तो 50% तक आपको सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे कि आपको आर्थिक समस्या जो है वो ना आ सके, आपका फोकस अपने इनोवेशन पर रह सके। तीसरी सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर मेरे मन में बहुत आइडिया है, मुझे बैंक फंडिंग करने के लिए भी तैयार है, लेकिन मेरे को लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो मंत्रालय का एक स्कीम है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नाम देते हैं और हर शहर में अपने इंडस्ट्रियल एरियाज बनाते हैं। उस इंडस्ट्रियल एरियाज में सब्सिडाइज रेट पर, अगर आज के समय बात करें तो हम आगरा के टॉप मोस्ट जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें 1000 रुपये मीटर में आपको जगह देते हैं। इस रेट में जो 99 ईयर्स की लीज पर उपलब्ध कराते हैं। और अभी रिसेंटली हम आगरा के फाउंडी नगर में, आप हाथरस रोड पर जाएंगे तो एक वाडिया पेट्रोल पंप है, उसके जस्ट पीछे हम मल्टी स्टोरी फ्लैटेड फैक्ट्री बना रहे हैं, जिसमें आपको जाना है और आपको एक अलॉट कर देंगे। जो भी एप्लीकेंट होंगे उनको एक अलॉट कर दिया हॉल पूरा, और उसमें सब कुछ पहले से लगा रहेगा। आप अपनी मशीन ले जाइए, प्लग इन कीजिए और प्रोडक्शन चालू कर दीजिए। तो यहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा MSME मंत्रालय उपलब्ध करा रहा है। आपने क्या किया? स्किल दिया, फाइनेंस दिया, लैंड दिया, अभी आपने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब आप प्रोडक्शन करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट सेल भी होना चाहिए। और सेल करने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? आपकी अपनी। लेकिन सरकार का मानना यह है कि हमने इनको फैक्ट्री तो लगवा दी, लेकिन इनका प्रोडक्ट अगर सेल नहीं होगा तो ये वैसे ही वही स्थिति आ जाएगी जैसे आज़ादी से पहले हम बात करते थे कि हमको अगर ठीक से पढ़ लेंगे तो हम बहुत बड़ी संख्या में रोजगार पा सकेंगे। और उसी तरीके से लगातार कॉलेज और डिग्री कॉलेज और टेक्निकल कॉलेज बनते चले गए। हमने क्या किया कि हमने एक बड़ी संख्या बेरोजगारों की खड़ी कर दी, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ खड़ा हो गया। MSME मंत्रालय ने सोचा कि कहीं हम इतनी सारी चीजों को करते हुए हम फाइनेंस भी दे दें, बाकी सारी सुविधाएं दे दें और एंटरप्राइज खड़ा कर दें, उसके बाद असफल उद्यमियों की बड़ी फौज हमारे सामने खड़ी हो सकती है, जो एक भयानक बीमारी का रूप ले लेगी, जो बेरोजगारी से भी ज्यादा भयानक बीमारी हो। क्योंकि बेरोजगार तो सिर्फ बेरोजगारों से अपने जीवन चलाना है। जब असफल उद्यमी होता है तो बहुत सारे लोगों का पैसा लेकर हुआ होता है। तो हमने एक प्रपोजल बनाया और उसमें 358 आइटम्स को रिजर्व किया कि 358 आइटम ये सिर्फ हमारे जो माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी के उद्यमी होंगे उनसे ही खरीदे जाएंगे। जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट या विभाग है वो उन्हीं से खरीद सकेंगे, किसी अन्य से वो खरीद ही नहीं सकेंगे। तो हमने आपके बनाए हुए प्रोडक्ट को परचेज, क्योंकि सरकार बहुत बड़ा बायर है, आप रेलवे को देखें, रेलवे बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है और बहुत सारा सामान भी परचेज करता है, डिफेंस बहुत सारा सामान परचेज करता है। तो हमने सुनिश्चित किया कि तुम्हारे यहाँ पर जो चीज़ों की जरूरत है उनमें से ये 358 तरह के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, इनको आपको हमारे MSME सेक्टर से खरीदना अनिवार्य होगा। और उसको भी हम आगे ले गए
कि हम जो आप टोटल अपनी 358 आइटम आप नहीं खरीदते, ऐसा कुछ हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन हो वो हमारे आइटम खरीदता ही ना हो, तो हमने कहा चलिए वो नहीं खरीदते हैं, कुछ सर्विसेज आप जरूर लेते होंगे। तो आपकी सालाना जो प्रोक्योरमेंट है, सालाना जो आप खरीदारी करते हैं बाजार से, जो आप लार्ज स्केल से करते हैं या किसी और से करते हैं, एमएनसी से करते हैं, उसका 25% हिस्सेदारी, अगर आप 1000 करोड़ की परचेज कर रहा है कोई डिपार्टमेंट, तो आपको 250 करोड़ की परचेज हमारे माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर से खरीदना अनिवार्य कर दिया हमने। तो हमने क्या किया कि हमने पूरा का पूरा एक माहौल वहां से स्टार्ट किया और आपके मार्केट को आपकी सेल की व्यवस्था भी कर दी। अभी इसके साथ जुड़ा हुआ एक पहलू और आएगा कि जब आपने सेल कर दिया तो पैसा वापस आना चाहिए। तो पैसा वापस कई बार नहीं आता। आप में से कुछ लोग के घर में व्यापार होता होगा तो देखते होंगे कई बार कस्टमर को माल दे दिया, उसने टाइम से पैसा नहीं चुकाया। तो वहां पर भी हमने एक एक्ट बनाया, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट में प्रावधान किया कि जो यूनिट्स जो माइक्रो कैटेगरी का या स्मॉल कैटेगरी का प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे और टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे, तो ये बाध्यता कर दी कि अगर आप 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करते या आप विलफुल डिफॉल्टर होना चाहते हैं तो आपकी कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। मैं प्राइवेट में रहते हुए जब मैं एक एमएनसी कंपनी में था, उस वक्त मैंने इसका इम्प्लीमेंटेशन किया और जूते का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एवरीबॉडी नो, सबने पहला ही होगा उस जूते को। उस कंपनी को सिर्फ 72,000 रुपीज़ का पेमेंट था। उसके नोटिस दिया कि या तो आप हमारा पेमेंट कर दीजिए, अदरवाइज हम लीगल एक्शन लेंगे। लीगल एक्शन ये है, हम ये मानती है सरकार कि कोई बड़ा मैन्युफैक्चरर या बड़ा सप्लायर्स आकर के किसी हमारे छोटे उद्यमी से सामान खरीद ले, उसका पैसा वापस न दे तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो उस मंशा से कि आप हमारे उद्यमिता को खत्म करना चाहते हैं, इसके लिए प्रावधान लाया कि आप अगर पेमेंट नहीं देते हैं तो हम सीधा कोर्ट ऑर्डर करेंगे और आपकी फैक्ट्री को सीज कर देंगे, आपको फैक्ट्री चलाने के राइट ही नहीं देंगे। और ये अभी आगरा में ही हुआ है। बेंगलोर की कंपनी थी जिसने बहुत सारा पैसा रोक के रखा हुआ था, वो पर्सनली केस में टेक ओवर कर रहा था। हमने बेंगलोर में जाकर के उस जो मास्टर जिसने जो बायर था उसके सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए। अब जब सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए तो उसको इतना परमिशन नहीं था कि अपने बिजली का बिल भी पे कर सके, अपने मोबाइल का पे नहीं कर सकता था। इमीडिएटली वो आगरा आया, उसने सेटलमेंट के लिए बात किया और नहीं 100% जितना पैसा आपका था वो प्लस 10 साल से आपने पैसा दिया, उसका इंटरेस्ट प्लस इतने समय में हमारा जो लॉस हुआ है, मानसिक लॉस हुआ, उसका एक हर्जाना, वो पूरा उसके किया, उसको कोर्ट में जमा कराया, तब जाकर के उसके अकाउंट्स ओपन किए। तो हम इस बात पे सुनिश्चित करते हैं कि आपके साथ अगर कोई धोखा करने वाला है तो उसके लिए भी हमारे पास प्रावधान है, उसको भी हम बख्शने वाले नहीं हैं। अभी अगली बात आई कि हमने मार्केट खड़ा कर लिया, पेमेंट भी सुनिश्चित कर लिया, लेकिन बायर आपका प्रोडक्ट लेगा क्यों? आपका प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है, आपके प्रोडक्ट में इनोवेशंस नहीं है। तो आपकी फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि आप बहुत छोटे उद्यमी हैं और आप बहुत सारा इनोवेशन में पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो उस समय पर हम कुछ हाईली क्वालिफाइड टेक्नीशियंस या कंसल्टेंट्स को एक्वायर करते हैं, उनको अप्रूव करते हैं और उनको हम आपकी फैक्ट्री में भेजते हैं आपकी सहमति से। और वो आपकी फैक्ट्री में आकर के आपके प्रोडक्शन प्रोसेस को, आपके प्रोडक्ट के इनोवेशंस के, आपके प्रोडक्ट को डिजाइन को और आपके प्रोडक्ट के यूटिलाइजेशन का इम्प्रूव के लिए काम करते हैं। और जब वो ये काम करते हैं तो उसकी अगर फीस सपोज 1 लाख रुपए कंसल्टेंट की फीस मंथली है तो आपको सिर्फ 5% देना है। वो 1 लाख रुपए का कंसल्टेंट आपके यहाँ काम करेगा और आपको 5,000 देना है। 95% पैसा एमएसएमई भारत सरकार का मंत्रालय वहन करेगा, जो आपके ही प्रोडक्ट को इनोवेशन के लिए काम करेगा, आपके ही प्रोडक्ट के लिए काम करेगा। अब हमने क्वालिटी पे इस पर फोकस कर लिया, इनोवेशन पर फोकस कर लिया, लेकिन हमने प्रोडक्ट भी अच्छा बना लिया और उसके बाद हमारी प्रोडक्टिविटी और कम हो रही है। जब हम क्वालिटी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो कई बार प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो वहाँ पर हमने एक ऐसे टूल्स लिया जो मोटोरोला ने एक बार बनाया था जापान में, 6 सिग्मा के नाम से, जिसे हम जानते हैं, सारे टेक्निकल लोग जानते हैं। तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट को लेकर के हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई और उसको हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। एमएसएमई मंत्रालय का वो एक सुझाव था कि हम ऐसा प्रोडक्शन करें जो हमारे प्रोडक्टिविटी को भी इनहेंस करे, साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना डाले। तो उसका नाम दिया जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट।
हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारी जो सर्विसेज है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए और उस प्रोसेस को उस प्रोडक्शन के समय पे जो प्रोसेस है उससे हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कोई नुकसान नहीं आना चाहिए। डीआई बहुत अच्छे से समझ सकता है कि डीआई पूरा सोलर पैनल पर चल रहा है। इस बात को डीआई बहुत पहले समझ सकता है। हम थोड़ा सा पीछे हैं अभी भी आपसे कि हम प्रयास कर रहे हैं और आप उसे पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। आज जो मॉड्यूल बनाया आप सभी ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पे लगता है ISO सर्टिफाइड। ISO सर्टिफाइड एक डॉक्यूमेंटेशन है सर, जो आपके समय पे एक ऑडिटर आते हैं और आपके प्रोसेस को आपने जो दिखाया उसको स्टडी करते हैं और आपको सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन जो हमारा जेड है, वो जेड क्या करता है कि आपको कुछ भी बदलने के लिए नहीं कहता, आपको कहता है कि साहब ये कीजिए, आप क्या करना है वो बता दीजिए, और जो आप कर रहे हैं उसके बाद वो अपनी स्कोरिंग करने के बाद बताता है कि आप यहाँ पर हैं। तो आपका स्कोर कहाँ कम हुआ है, जस्ट लाइक द आपके यूटीज होते हैं ना, यूनिट टेस्ट होते हैं या बीच बीच में टेस्ट होते हैं, उससे आपको ये पता लगता है कि वो मेरा ये स्टूडेंट से किस सब्जेक्ट में वीक है या किस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर पाया। हो सकता है वो कर भी रहा था लेकिन उस दिन वो डिस्टर्ब था। तो पूरी की पूरी एक स्टडी आप एक बच्चे के लिए करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ बदलाव की आवश्यकता है उसको आइडेंटिफाई कर आपको मोटिवेट करते हैं। वो मॉडल ऐसा है कि मोटिवेट करेगा कि आप अभी हमारे ब्रॉन्ज लेवल पे हैं, तो अगर आपका 0.5% मार्क्स का ज़्यादा आते तो ये आपका सिल्वर हो सकते थे। तो 0.5 कहाँ लूज हुआ कि आपके यहाँ पर जो वर्कर्स है उसकी जो टाइमिंग है आने की जाने की या लीव एप्लीकेशंस की, वो मॉनिटर नहीं हो रही है प्रॉपरली। क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री 9 बजे की है और एक व्यक्तिगत 9-10 पे आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन एक लीनियर वे में होता है, एक व्यक्तिगत नहीं आया तो उसका पूरा प्रोडक्शन वहाँ रुक जाएगा। उस वक्त पूरे के पूरे अगर 100 वर्कर काम कर रहे हैं तो 99 वर्कर्स का लॉस हुआ। तो वो जो क्या हुआ, क्योंकि आपने वहाँ फोकस नहीं किया या वहाँ आपने कुछ ऐसी योजनाएं या कुछ ऐसे इंसेंटिव्स नहीं डाले कि जिसकी वजह से उस एम्प्लॉय को या उस डिपार्टमेंट को इस फोकस करने पे मौका मिले कि मैं इसको गलती से भी रिपीट ना कर सकूं। तो इस तरह का मॉड्यूल्स आपको सजेस्ट करता है कि आप अपने प्रोडक्ट को और आपके जो इनोवेशंस किए हैं आपने, वो कैसे हम इसको रिपीट कर सकते हैं, कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी हम काम करते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने स्किल दिया, मनी दिया, लैंड दिया, बाजार दिया, पैसे की गारंटी दी और आपकी क्वालिटी इंप्रूव किया। क्वालिटी के साथ साथ आपके प्रोडक्शन को भी, आपकी पूरी फैक्ट्री को मैनेज किया। इन सब चीज़ों में आपको बार बार ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम बेहतर समझ सकते हैं हर व्यक्ति को ट्रेनिंग की एक समय के अंतराल के बाद जरूरत पड़ती है और हमारे प्रोफेसर साहब भी ट्रेनिंग में जाते होंगे, हम भी ट्रेनिंग में जाते हैं। तो उस वक्त हम आपके मैनेजमेंट को आपकी फैक्ट्री के अंदर या आपकी फैक्ट्री के नज़दीक में कहीं एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आवश्यकता है उसकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हम उस शहर से या उस देश के तमाम जो अच्छे टेक्नोक्रेट्स हैं या उस सब्जेक्ट में रिसर्च किए हुए हैं उनको इन्वाइट करते हैं और उनके साथ हम आपका ट्रेनिंग में भी काम करते हैं, इससे कि आपका मैनेजमेंट जो है वो ठीक से डेवलप हो सके। हमने क्या किया कि अभी तक ये सब चीज़ें हमने व्यवस्थित कर दी। बात सर ने बोली थी IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हम सभी लोग कुछ ना कुछ मन में सोचते रहते हैं और वो आइडिया क्रिएशन करने के जब आता है तो उसको उस आइडिएशन को हम ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते या करना चाहते हैं या कर सकते हैं तो हमारे पास कई बार फंड का सपोर्ट नहीं होता है। हर संस्थान के अपने एक निजी रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज के पहले से ही एक्सपेंडिचर फिक्स होते हैं तो वो संख्या में कम पड़ जाता है या उसके बाद उतना अधिकता में वो फंड नहीं होता। तो MSME मंत्रालय ने एक IPR योजना में इंक्यूबेशन सेंटर, जो DEI ऑलरेडी है हमारा MSME मंत्रालय का एक इंक्यूबेशन सेंटर है, तो वहाँ पर जाकर के भी आप अपना कोई ऐसा विचार है तो आप रखें और उसके लिए जो अगर आपका आइडिया अप्रूव होता है मंत्रालय से तो आपको जो फंडिंग सपोर्ट है वो 100% MSME मंत्रालय की तरफ से मिलेगा, जिससे कि आपका समय, क्योंकि जब समय लगेगा तो आपको कुछ खर्चे भी चाहिए और आप अगर कोई इनोवेशन कर रहे हैं तो कुछ छोटा मोटा रॉ मटेरियल की आवश्यकता हो सकती है, उसका खर्चा वहन कर सकें। और जब आपने आइडिएशन कर लिया तो आप उसका पेटेंट लेते हैं या आप ट्रेडमार्क की बात हो रही थी या जिस तरह के कुछ अपनी प्रॉपर्टी बनाने की बात कर रहे हैं तो उसमें जो भी खर्चा होता है वो खर्चे को भी MSME मंत्रालय वहन करता है। मतलब मैं ब्रीफ करूं इसको
कि जब आप बिल्कुल एक सड़क पर खड़े हैं और आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे पास कुछ करने के लिए अभी है नहीं, और अगर उस वक्त आपके मन में ख्याल आता है कि आप एमएसएमई मंत्रालय के पास आ जाएं और एमएसएमई मंत्रालय आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट करे, तो हम आपको वहाँ से उठा करके मल्टीनेशनल कंपनी और एक्सपोर्टर्स तक ले जाने के संसाधन हमने रखे हुए हैं। आप अपने ही शहर में से देश में और विदेश में अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहते हैं, जहां पर आप अपना खर्चा वहन नहीं कर सकते, एमएसएमई मंत्रालय आपका पूरा खर्चा वहन करेगा, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी ले जाकर के आपको स्टॉक देता है और अपने प्रोडक्ट को आप किसी भी कंट्री में, जिस कंट्री में आपको आवश्यकता है, वहाँ ले जाकर के आपको मदद करने का प्रयास करता है। तो हम पूरी की पूरी जो चेन है हमारी, बिल्कुल निचले तबके से उठा करके बात करें और हम एक एक्सपोर्टर्स या मल्टीनेशनल कंपनी की बात करें तो वहाँ तक हम सपोर्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के टूल्स हैं और हम ये प्रयास कर रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं जितना भी एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रहा है वो एमएसएमई मंत्रालय की ही देन है। तो मुझे सौभाग्य है कि मैं ऐसे मंत्रालय में मुझे काम करने का मौका मिला, और ये भी सौभाग्य है कि मैं ITI जैसे कैंपस में कभी पढ़ने का सपना सजोए बैठा था, आज मैं वहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ। तो मेरा सौभाग्य है। जैसा कि आप सभी ये समय की बाध्यता है मेरे पास और कवर भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ, इतना भी नहीं कि आपको बोर कर दूँ और इतना कम भी नहीं कि अपनी बात न कह सकूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते क्योंकि आज का जो मेन सेशन हमारा है डिजिटलाइजेशन और हाउ टू स्टार्ट योर ऑन वेंचर्स। तो हमारे दो इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं, मेदतवाल जी हैं, CA हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, आप ऑडिटर्स हैं। तो आप हमारे बिजनेस को कैसे करना है, और दूसरे हमारे अचिंत शर्मा जी हैं, आप सभी ने HP का नाम सुन रखा होगा, प्रिंटर और कंप्यूटर्स, आप उसको हेड कर चुके हैं यूके में, और उसके बाद आपने अपने यहाँ वेंचर शुरू किया है जिसको आज मैं यहाँ पर डिजिटल पोडियम पे बात कर रहा हूँ। ये उनका आविष्कार, कुछ नए तरह का आविष्कार है जो आप वो आगरा में कर रहे हैं और आपने स्टार्टअप किया है। तो मैं आपको भी आमंत्रित करूँगा। मैं एक छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है और उसको जस्ट वीडियो है वो आपको दिखा करके बात खत्म करूँगा, सिर्फ इसलिए कि ताकि आपका जो टेक्निकल टीम तो आपने बना ली, टेक्निकल टीम का सर्वे कर दिया, मेरे को ट्रेनिंग दे दी, मगर मेरा जो आपने मेरे को टेक्निकल प्रेजेंटेशन मेरी और कंपनी के आसपास कहीं ऑर्गेनाइज कर दिया, मगर जो मेरी टीम है या मेरा जो एम्प्लॉइज हैं वो अनएजुकेटेड है या मैं भी अनएजुकेटेड हूँ। मैंने अभी आपसे कहा कि हम सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सिर्फ आपको नहीं, आपके मैनेजमेंट को, आपके वर्कर्स को भी ट्रेन करने की बात कर रहे हैं। सर आपने ये बताया ना कि जो बाहर से हम टेक्निकल लोगों को ऑर्गेनाइज कर देते हैं और आपको ट्रेनिंग करते हैं, हाँ, तो उस लेवल पे सर वो लोग ट्रेनिंग दे पाते हैं? यस, देखिए क्या चीज़ें होती हैं। अभी हमने हमारे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम उतना अच्छा माहौल हम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बना पाए कि हम कंसल्टेंट्स को सुन सकें। हमारे यहाँ थोड़े पॉलिटिकल लोग ज़्यादा रहते हैं। हर बड़ी इंडस्ट्री एसोसिएशन में जाएंगे तो एक 70 साल का बुजुर्ग उसका अध्यक्ष होगा जो BP, शुगर और पता नहीं कितनी दवाइयाँ खा रहा होगा। तो वहाँ इनोवेशंस वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनका थोड़ा सा कम हो जाता है। वहाँ हम जो यंग प्रोफेशनल्स लाते हैं वो आपकी फैक्ट्री में ही रिसर्च करते हैं और आपके वर्कर्स को ही ट्रेन करते हैं, क्योंकि वो एक दिन तो कर सकता है, वो एक दिन कर सकता है। रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके वर्कर को अलाइन करते हैं ताकि वो आउटपुट जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहे। सिक्स सिग्मा की बात करें, सिक्स सिग्मा रोज बदलता है, हर प्रोडक्शन प्रोसेस में बदल जाता है। तो उस तरह का बात करते हैं कि जब आप बदलाव की जरूरत है वो आपके ही लोगों को ट्रेन करके जाएगा। और ये कैसे करेगा? जब आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपकी बैलेंस शीट में वो फिगर चेंज करके दिखाएगा। CA साहब में बता पाएंगे। फिर आपने लास्ट ईयर अगर इसी प्रोडक्शन में इतने ही मैन आवर्स में आपने अगर 6 करोड़ का प्रॉफिट किया है तो इस साल कंसल्टेंट की मदद से अगर आप 7 करोड़ कर पाते हैं तभी उस कंसल्टेंट का फायदा है, अदरवाइज का फायदा नहीं। और वो आपको पहले प्रोजेक्ट करके देगा कि मैं आपका प्रॉफिट इस लेवल पे ले जाने वाला हूँ। कैसे? इन टर्म्स ऑफ, हो सकता है वो आपकी बिजली की कटौती कर दे, आपकी मशीन्स के चलाने के तरीके को कम कर दे, आप कितना प्रेशर दे रहे हैं, जरूरत कितनी है आपने बताया नहीं, आपके कंजप्शन ज्यादा हो रहा है। एक वर्कर को आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उससे भी उसकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है और उस एनर्जी से वो बहुत सारा प्रोडक्शन दे सकता था।
तो वो एक एक माइन्यूट चीज को ऑब्जर्व करता है और फिर आपको स्टडी करता है उसके, और वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट पर देके जाता है। नॉट एंड ओनली बहुत सुंदर कपड़े पहना के नहीं जाता आपके ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसने बहुत सारा पेंट करा दिया और बहुत सुंदर दिखने लगा, नहीं, आपके इनहेरेंट अंदर जो वर्कर्स के अंदर की गुणवत्ता को भी उभार के आपके बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करने का प्रयास करता है, और होता है। आप अगर किसी साउथ की या वेस्टर्न पार्ट की अगर किसी कंपनी को रिसर्च करें तो आपको मिल जाएगा चीज़। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो मैं एक छोटा सा सेशन है, क्योंकि अभी हमारे सबके मन में विचार है कि हम बहुत प्रेशर में हैं, क्योंकि हमको अभी जाकर जॉब करनी है या एम्प्लॉयमेंट करना है, मिलेगी नहीं मिलेगी, और अभी हम तो इलेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पर सारे लोग वादे करने वाले हैं कि हम आपके लिए बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट लाएंगे, बट क्या होगा वो आप लोगों के पास आएगा। तो मैं एक छोटा सा आपके पास स्ट्रेस है उसको थोड़ा सा रिमूव करने का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। आप जहाँ ऑफिस लिखा है ये बेसिकली मेरे ऑफिस के लिए है, बट जहाँ ऑफिस लिखा है वहाँ आप अपने कॉलेज समझ लीजिए। जब आप अपने कॉलेज को छोड़ते हैं तो आपकी क्या स्थिति होती है, लगभग ऐसी स्थिति होती है, और यही स्थिति अभी सबकी है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के समय पर कि हम कैसे अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। A professor began his class by holding a glass with some, आप सभी ने पढ़ा होगा, सुना होगा, आप पढ़ पा रहे हैं। A professor began his class by holding up a glass with some water in it. He held it up for all to see and ask the questions. How much do you think this glass weight? इस ग्लास का वजन कितना है? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम, सभी स्टूडेंट्स ने आंसर दिया। बट आई रियली डोंट नो अनलेस आई गेट इट। जब तक मैं इसका वजन नहीं कर लेता मुझे नहीं पता कि इसका वजन कितना है। बट माई क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ आई हेल्ड इट अप लाइक दिस फॉर अ फ्यू मिनट। अगर मैं इसको कुछ मिनट्स के लिए पकड़ के रख लूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। आई हैव द वाटर फॉर द सिंक, नथिंग। अगर मैं इसे 1 घंटे के लिए पकड़ लूं तो क्या होगा? किसी ने कहा कुछ दर्द होगा। अगर इसे पूरे दिन के लिए पकड़ लूं तो क्या होने वाला है? आपकी योर आर्म कुड गो नम एंड यू माइट हैव सीवियर मसल स्ट्रेस एंड पैरालिसिस। यू हैव टू गो फॉर हॉस्पिटल। आपको हॉस्पिटल में भर्ती करना ही पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए। सभी बच्चे हंसते हैं और फिर पूछते हैं वेरी गुड, बट ड्यूरिंग ऑल दिस डिड द वेट ऑफ द ग्लास चेंज। एक प्रोफेसर ने पूछा क्या इस बोतल का वजन, इस ग्लास का वजन बदला? नहीं बदला। तो क्या बदला है? Then what caused the arms and edge muscles stress? फिर मसल्स को और आर्म्स को जो आपका तकलीफ हुआ, दर्द दिया, वो किसने दिया? इस वजन ने तो नहीं दिया जो कभी बहुत आसानी से आप उठा सकते हैं। सिंपल। इस ग्लास का जो वजन है उसको आप जमीन पर रख दिए होते उस वक्त तो आपका ये स्ट्रेस, आपका जो तनाव है वो हाथ का नहीं होता। ठीक उसी तरीके से जो आपके मन में एक समस्या है कि हम बहुत बड़ी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, वो समस्या सिर्फ इतनी है कि उसको आपने सर पर उठा के रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, बहुत से लोगों को, और खासकर वो लोग जो सर्विस में नहीं जा पाए। बहुत छोटा काम शुरू किया। मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मेरा एक मित्र है, जब मैं एक कंपनी में HR मैनेजर था उस वक्त उसको मैंने प्रोडक्शन में एज ए सुपरवाइजर अपॉइंट किया। ही वॉज माई क्लासमेट, और मैं करते करते सरकार में आ गया। वो उसको वहाँ से भी नौकरी से निकाल दिया। फिर क्या हुआ, बला बला चलते चलते वो किसी मुंबई की कंपनी में पहुँचा, और मुंबई में कुछ परेशान होते आते फिर एक बायर उसको इंटरनेशनल मिल गया, क्योंकि वो धक्के खा रहा था और मैं उस वक्त सरकार की कुर्सी पे आके बैठ चुका था। तो मेरा जीवन वही था कि सरकार जब मुझे प्रमोशन देगी और 3% 4% ही आएगा तो बड़ा बड़ा अखबार में लिखा होगा सरकार के खजाने पर इतना सा बोझ पड़ा। वहीं उससे लास्ट ईयर मुझे अप्रैल में मुलाकात हुई, मेरा कॉलेज का एलुमनाई था, तो उससे बात हुई कि उसने 10 करोड़ रुपए के टर्नओवर की खुद की कंपनी खड़ी कर ली। तो जिसको, जो मेरा ही क्लासमेट था, मेरे पास एक सुपरवाइजर की नौकरी के लिए कई रिक्वेस्ट किए, वो एनी हाउ मैनेजमेंट से बात करके मैं करा पाया, लेकिन आज वो 10 करोड़ का खुद की कंपनी को रन करता है और मुंबई में बैठ करके आगरा के पता नहीं कितने एक्सपोर्टर्स का जूता वो विदेशों में भिजवाता है। तो डिपेंड करता है कि हमने इतना सारा बोझ उठा के, जिस दिन आप इस बोझ को हल्का कर दोगे,
सब चीज़ें अवेलेबल हैं, सब चीज़ें अवेलेबल हैं, वो खड़ी हो जाएगी आपके साथ। और आप इस गिलास को पहले नीचे उतारिए। आप उम्मीद करिए कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। इसको वापस कैसे लाएंगे? कीबोर्ड है क्या? तो हम वापस कैसे लाएंगे? इस जीवन के इस जो स्ट्रेस है इसको रिमूव करने का सिंपल सा तरीका है कि हमको ये इनोवेशंस करना है, या ये करने के लिए मुझे आवश्यकता कहाँ पहुँचती है। और अगर मुझे नौकरी मिल भी गई है तो मैं अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें बहुत सारे बेरोजगार हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर वहाँ से शुरुआत कर देंगे तो बहुत सिंपल सी कोई छोटी सी काम शुरू कर देंगे। अगर गाँव में जाकर के आप बाजरे का खेती करते हैं और उस बाजरे को भी आप पीस करके एक छोटे से पैकेट में लाके शहर में बेचेंगे तो 70 रुपये किलो बिक जाएगा। आज का समय एंटरप्रेन्योरशिप का वो है, तो सिंपल सोचने की जरूरत है और आप एक बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली जनरेशन ऐसे चीज के लिए स्टेट गवर्नमेंट के NRLM एक योजना चलती है, नेशनल लाइवलीहुड मिशन। उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं, तो आप उससे जुड़ करके कर सकते हैं। SHG क्योंकि अभी बहुत छोटा प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें उनको फायदा कर सकते हैं। SHGs को हम अपनी कई स्कीम्स में कवर करते हैं, बट क्योंकि वो कोई इंडस्ट्री के फॉर्म में नहीं है अभी, इसलिए डायरेक्टली कोई बेनिफिट हम नहीं दे रहे हैं अभी तक। थैंक यू वेरी मच। तो भी आप लोग देखें, उनकी वेबसाइट देखें और अप्रोच करें, ठीक है? ओके। Thank you so much, sir. Thank you so much, Kumar sir, for explaining how MSME schemes help in acquiring skill, money, land, innovation, quality, for promoting entrepreneurship. It is very amazing to know that these are so much readily available for everyone to access. Now I invite Mr. VP Malhotra ji to please present a memento to Mr. Sushil Kumar ji. Thank you, Malhotra sir. Now I invite CA Vinay Kumar Medalwal ji to share how a business plan proposal can be developed. Mr. Medalwal is a certified chartered accountant. MSME की यह कार्यशाला आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और लिखें इस पर कि कोई कमियां हैं, कोई सवाल हैं आपके, तो मेरे इस वीडियो पर आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और वो आपके सवालों को मैं उनके MSME के जो अधिकारी हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। शायद आपको उनका जवाब भी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। मैं RB सिंह यादव।